डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हिस्ट्री की क्लास को आज तक अगेन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। मैंने आपको महाजनपद के बारे में बता दिया था, मगध के बारे में हमने पढ़ लिया था, मौर्य काल की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो मगध के बारे में हम पढ़ लिया थे। महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली उभर कर आया था मगध साम्राज्य या मगध, ठीक है ना। और यहीं से हमारे जो है राजाओं का राजवंश शुरू होता है मगध से। यहां तक हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। ठीक है, आज वहीं से शुरुआत करेंगे। मैंने कहा कि जब धनानंद का अंत होता है, धनानंद ठीक है जो है मर जाता है, तो उसके बाद कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। आज उन्हीं विदेशी आक्रमणों की बात करेंगे। लास्ट हम नंद वंश पढ़ रहे थे, ठीक है ना। महापद्म नंद और धनानंद जो है अंतिम शासक हुआ करते थे नंद वंश के, और नंद वंश की समाप्ति के बाद मौर्य काल की शुरुआत होती थी। लेकिन उससे पहले कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे जो ईरान और आपका यूनान से होते हैं। तो आइए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे विदेशी आक्रमण, और ये विदेशी आक्रमण कहां से होते हैं, तो आइए उनको एक एक करके समझते हैं। तो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, ईरानियों का आक्रमण की अगर बात करेंगे तो यहां सबसे पहले देखना, जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, यानी मगध साम्राज्य अपने साम्राज्य को जिस समय फैला रहे थे, एक दूसरे राज्यों को विजित कर रहे थे, उसी समय ईरान के हकमानी, कौन सा हकमानी शासक, हकमानी वंश का जो हकमानी शासक हुआ करता था, अपने राज्य का भी विस्तार कर रहा था। ये हकमानी जो शासक है ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। कहां का? ईरान का। क्लियर? और भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता जिस ईरानी को मिलती है वो था साइरस का बेटा डेरियस प्रथम। याद रखना, किसका बेटा? साइरस का बेटा डेरियस प्रथम। ये हकमानी राजवंश के ही शासक हुआ करते थे। कौन? साइरस। और साइरस का बेटा था कौन? डेरियस प्रथम। ठीक है ना। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता प्राप्त हुई। याद रखना, साइरस भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था, जबकि डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी यानी बोल सकते हैं ईरानी आक्रमणकारी था। ठीक है, जिसे भारतीय इतिहास में दारा प्रथम कहा गया है। याद रखना, डेरियस प्रथम को ही भारतीय इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है? दारा प्रथम। इसको भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? दारा प्रथम। इसकी जानकारी यानी दारा प्रथम ने भारत में जो आक्रमण किए हैं इसकी जानकारी 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है। पहला है बेस्तून अभिलेख। बेस्तून अभिलेख से दारा प्रथम की जानकारी मिलती है। दूसरा है पर्सिपोलिस अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख, और तीसरा है नक्शे रुस्तम अभिलेख। इन 3 अभिलेखों से ईरानी आक्रमणकारी डेरियस प्रथम दारा प्रथम की जानकारी उपलब्ध होती है। ईरानी लिपिकार भारत में लेखन कला का या लेखन का एक विशेष रूप लाए थे। कहने का मतलब है कि जब भारत में ईरानी आक्रमण होता है तो आक्रमण के साथ साथ आक्रमणकारी जब भारत में पहुंचते हैं तो कुछ लेखन कला का जो है यहाँ पर जो है स्वरूप देखने को मिलता है। लेखन कला की शुरुआत होती है जो आगे चलकर हमें खरोष्टी लिपि के रूप में जो है इसके जो है साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। यानी ईरानियों की ने एक लिपि को जो है यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? खरोष्टी लिपि। कहां से आई थी? ईरान से। अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिलिपियों पर आधारित थे। यानी आगे चलकर हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक के जो कुछ आपका स्मारक जो बनाए गए जिसमें घंटा के आकार का जो गुंबद बनाए गए उनकी रूपरेखा कहीं ना कहीं ईरानी प्रतिलिपियों से जो है संबंध रखती है। क्लियर हुई बात? ईरानियों ने भारत में आने से भारत ईरान के साथ व्यापार होने के भी संकेत मिलते हैं। कहने का मतलब है कि ईरानी जब भारत में आए तो हो सकता है
कि यहाँ से भारतीयों के साथ ईरानियों ने जो है इंडो ईरान ट्रेड को शुरू किया होगा। क्लियर, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये विदेशी आक्रमण भारत में तो हुआ था, व्यापार भी हुआ होगा, लेकिन यहां पर अब भारत के लिए नुकसानदायक था, क्योंकि उस देश का पता चल चुका था ईरानियों को कि जहां पर अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी के भंडार मिले हैं, क्लियर, अत्यधिक मात्रा में संपत्ति है, उसे लूटने के लिए विदेशियों ने यहां पर आक्रमण करना शुरू किया। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान था। ईरानियों की सहायता से फिर कौन आ गए भारत में? यूनानियों को जो है भारत की अपार संपत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ईरानी आक्रमण भारत में हुआ था, ईरानियों के साथ साथ अब भारत में यूनानी आक्रमण भी शुरू हो गया है। तो याद रखना, डेरियस प्रथम वो होगा, वो बस प्रथम ईरानी होगा जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसे भारतीय इतिहास में दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो पहला ईरानी आक्रमण हकमानी वंश या हकमानी शासकों के उत्तराधिकारियों के द्वारा किया गया था। क्लियर, आगे बात करते हैं, दूसरा है यूनानी आक्रमण। दूसरा कौन सा आक्रमण है? यूनानी आक्रमण। ईरान के साथ साथ अब यूनान की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यूनान के मैसिडोनिया, याद रखना जगह का नाम मैसिडोनिया या मकदूनिया, दोनों नाम चलते हैं, प्रचलित है। मैसिडोनिया या मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय, कौन था? फिलिप द्वितीय, ठीक है, का बेटा सिकंदर महान हुआ था। कौन हुआ था? सिकंदर महान। पिछले हमने पढ़ा था डेरियस प्रथम, यानी क्या था? दारा प्रथम। तो यहां लिखा है मकदूनिया जगह का नाम है फिलिप द्वितीय का बेटा सिकंदर महान, ठीक है ना। सिकंदर महान जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए मकदूनिया यानी संपूर्ण फारस का अंत करके भारत की ओर बढ़ा था। याद रखेंगे, यूनानियों को ईरान से गुजरना पड़ता था, ईरान से गुजरने के लिए भारत पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो सिकंदर महान के बारे में एक कहानी है कि जब ये यूनान से चलता है, मकदूनिया से चलता है, तो रास्ते में जो भी मिला सबका अंत करते करते ये फाइनली भारत में पहुंचता है। याद रखना, तो अंत करके भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर ने ईरान के शासक डेरियस तृतीय को पराजित किया और काबुल कांधार होते हुए तक्षशिला तक पहुंचता है। ईरान के शासक कौन? डेरियस तृतीय को पराजित करके ये कहां पहुंचता है? भारत में पहुंचता है, और वो भी काबुल कांधार होते हुए, काबुल अफगानिस्तान, काबुल कांधार होते हुए पाकिस्तान की वर्तमान में तक्षशिला है, यहां तक पहुंचता है। उस समय तक्षशिला का जो शासक या तक्षशिला की जो राजधानी या तक्षशिला का जो शासक आम्बी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? आम्बी हुआ करता था, याद रखेंगे। तो तक्षशिला पर इसने जो है अब आक्रमण कर दिया। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत पहुंचता है। किस दर्रे से होकर? मैंने पहले भी बताया था कि जब भारत में आर्य लोग पहुंचे थे तो आर्यों का प्रवेश भी खैबर दर्रे से ही होकर होता है। क्लियर? तो सिकंदर खैबर दर्रे जो भारत पाकिस्तान के मध्य हिस्से में है, खैबर दर्रे से होकर भारत पहुंचता है। तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था, यानी सरेंडर कर लिया था। आम्बी जो तक्षशिला का रूलर हुआ करता था, तो सिकंदर की शक्ति का जब इसको एहसास हुआ तो सिकंदर के सामने इसने जो है क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सिकंदर जो है झेलम नदी के तट पर पहुंचता है। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के किनारे पहुंचा, जहां 326 ईसा पूर्व, यानी झेलम का ही जो है वैदिक आपका काल में झेलम को क्या कहा जाता है? वितस्ता कहा जाता है, ठीक है ना, या हाइडेस्पीच कहा जाता है। क्लियर? तो वितस्ता का युद्ध सिकंदर और वहां के शासक पोरस के मध्य हुआ था। झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के पास कौन सा? वितस्ता की लड़ाई हुई। वितस्ता की लड़ाई सिकंदर तथा वहां के शासक पोरस के मध्य लड़ा गया।
याद रखना, तब 326 ईसा पूर्व में। क्लियर हुई बात। सिकंदर ने यहां पर दो नगर बसाए थे, एक निकैया नगर जो विजयनगर के रूप में भी प्रसिद्ध है, एक बुकेफाला झेलम नदी के तट पर है। ये बुकेफाला सिकंदर के घोड़े का नाम हुआ करता था। तो सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर झेलम नदी के तट पर बुकेफाला नगर की स्थापना की और एक निकैया नगर जो विजयनगर है। तो दो नगरों की स्थापना की किसने भारत में? किसने? आपका सिकंदर महान ने, जिसे उसने पोरस पर विजय की स्मृति में बसाया था। यानी पोरस पर जब विजय हासिल की तो सिकंदर महान ने जो है ये दोनों नगर यहां पर विजय की उपलक्ष्य में जो है ये बसाए गए थे। लेकिन ये माना जाता है कि सिकंदर ने पोरस की हत्या नहीं की, पोरस को माफ कर दिया था, सिकंदर ने उसकी हत्या नहीं की। इसके बाद सिकंदर भारत से जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके भारत से सिकंदर वापस चला गया और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। कहां हुई? बेबीलोन, सीरिया, ठीक है ना। बेबीलोन यानी जो सीरिया है, तो सीरिया के बेबीलोन में भी ईरान का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। तत्पश्चात भारत में मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार हुआ। याद रखेंगे, हमने दो आक्रमण पढ़ लिए। पहला आक्रमण था कि ईरानियों का आक्रमण ईरान में जगह है हकमानी, वहां के जो शासक थे हकमानी शासक थे। हकमानी शासक भारत पर जब आक्रमण करने के लिए आए तो उसमें सफलता प्राप्त हुई थी। डेरियस प्रथम जो कि साइरस का बेटा हुआ करता था, जिसे भारत के इतिहासकार में दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर यूनानियों का आक्रमण हुआ, है ना। यूनान में मैसिडोनिया मकदोनिया नामक जगह पर जो है फिलीपींस द्वितीय जो है शासन कर रहा था, उसका बेटा सिकंदर महान हुआ। सिकंदर महान पूरा ईरान से गुजरते हुए पूरे फारस का अंत करते हुए काबुल कंधार होते हुए भारत पहुंचता है और तक्षशिला में जो है वहां के शासक आम्बी पर अटैक करता, आक्रमण करता है। आम्बी आत्मसमर्पण करता है। उसके बाद सिकंदर पहुंचता है कहां? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के आसपास वाले रीजन में जो है एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसको जो हम वितस्ता की लड़ाई कहते हैं, वितस्ता का युद्ध कहते हैं। वहां का शासक पोरस को हरा देता है। दो नगर बसाए जाते हैं, निकेया नगर और बुकेफाला नगर। बुकेफाला यानी कि घोड़े का नाम होता है। पोरस के जो है विजय के उपलक्ष्य में, पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में बताया, बट पोरस की हत्या नहीं करते हैं। 323 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान जब वापस लौटता है तो सीरिया के बेबीलोन में जो है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बात। तो ये दो विदेशी आक्रमण हमने पढ़ लिए और इसके बाद मैंने बताया था कि इसके बाद शुरुआत हो जाती है किसकी? इसके बाद शुरुआत हो जाती है मौर्य काल की। इसके बाद शुरुआत किसकी हो जाती है? भारत में मौर्य साम्राज्य। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप मौर्य युग। अगली हेडिंग डालेंगे मौर्य युग, ठीक है। क्या डालेंगे? मौर्य युग। क्लियर बात। 323 से लगभग 185 ईसा पूर्व तक हम लगभग मौर्य युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौर्यों की बात करेंगे तो मौर्य युग के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो 323 से लगभग 298 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहता है। 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी इनका पुत्र बिंदुसार हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। 298 ईसा पूर्व से लगभग 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार उत्तराधिकारी के रूप में मौर्य युग के शासक रहे या मौर्य काल में शासन करते रहे। तीसरा, इसके बाद इनका उत्तराधिकारी पुत्र अशोक हुआ इनका, और 272 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक
अशोक का साम्राज्य चलता है भारत में। मौर्य युग के जो महान शासकों में से एक होते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों की अगर बात करेंगे तो दशरथ, जो कि आजीविक संप्रदाय का उपासक था। आजीविक संप्रदाय, मैंने बोला आजीविक संप्रदाय एक भाग्यवादी जो है आपका संप्रदाय माना जाता है। ये भाग्य पर जो है क्या वो विश्वास करते हैं। दूसरे इसके उत्तराधिकारी दशरथ के संप्रति होते हैं, जो जैन धर्म का उपासक होता है। तीसरे इनके संप्रति के उत्तराधिकारी सालिशुक के उत्तराधिकारी देववर्मन के उत्तराधिकारी शतधन्वा और राजबृहद्रथ, जो अंतिम मौर्य शासक होता है, लास्ट मौर्य शासक होता है बृहद्रथ। ये आपको याद रखना है, इन्हें आप याद रखो या न रखो, लेकिन ये पहले तीन और अंतिम इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतिम मौर्य शासक 187 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक बृहद्रथ का जो है शासन चलता है। तो आइए अब एक एक करके पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका के बारे में। क्लियर हुई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश के स्रोत के बारे में बात करते हैं कि मौर्य वंश की जब शुरुआत होती है, इसके क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है, कहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर? तो आप देखेंगे इसके जो साहित्यिक स्रोत है, जैसे चाणक्य या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, वहां से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? मेगास्थनीज की इंडिका, अभी आगे बात करेंगे ये मेगास्थनीज कौन थे, किसके राजदूत थे, किसके दरबार में भारत पहुंचे थे। तो मेगास्थनीज की इंडिका, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, इसमें भी हमें मिलती है मौर्य वंश के बारे में जानकारी। पंतजलि का महाभाष्य से भी हमें जानकारी उपलब्ध होती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से भी जानकारी मिलती है, और कुछ बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब लगभग इंपॉर्टेंट जो सोर्स है, जो स्रोत है, उनमें जैन ग्रंथ, आपका बौद्ध ग्रंथ भी है, ठीक है ना, और आपका कुछ हमारे जो अर्थशास्त्री थे जैसे कौटिल्य, उनकी अर्थशास्त्र नामक बुक, मेगास्थनीज कुछ विदेशी राजदूत, उनकी जो बुकें हैं, यहां से भी हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में इस वंश की जानकारी, इस वंश के बारे में कहां से मिलती है। इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख, है ना। अशोक के अभिलेखों से तो मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी भाई। स्तंभ लेख है अशोक के, शिलालेख है, इनसे सभी अभिलेखों से हमें जानकारी उपलब्ध होती है, जिसके तहत हमें इस काल में पूर्ण जानकारी मिलती है। आप बताओ तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में भी, जब हम इतिहास की शुरुआत कर रहे थे तो हम कुछ स्रोत पढ़ रहे थे। उन स्रोतों में मैंने बताया था कि अशोक के शिलालेखों को, अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है। क्लियर? आप ढूंढिए और आप क्वेश्चन को लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य युग का, मौर्य काल का पहला राजा हुआ, पहला शासक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजवंश का अंत किया था? नंद राजवंश को नष्ट करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद राजवंश को नष्ट करके किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। कहने का मतलब है महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली उभर के आया था, उसी के ही राजा हुआ करते थे नंद वंश, या उसी के ही अंतिम वंश चला करता था नंद वंश। और नंद वंश के अंतिम राजा आपको पता था धनानंद था, और धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से कर डाली।
और एक नए वंश मौर्य वंश की शुरुआत कर दी। क्लियर? ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मुर्रा नामक स्त्री थी। ब्राह्मण जो है इनकी माता को मुर्रा नामक स्त्री मानते हैं जो कि शूद्र जाति की थी। क्लियर हुई बात? जबकि बौद्धों परंपराओं के अनुसार यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर की क्षत्रिय कुल के वंशज माने जाते हैं। ठीक है? कहां के? नेपाल की तराई क्षेत्र में गोरखपुर। ठीक है? गोरखपुर के क्षत्रिय कुल के वंशज माने गए हैं। याद रखना, यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहकर संबोधित किया। याद रखना, यूनानियों ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सेंट्रोकोट्स नामक नाम दिया था। ये यूनानियों की देन है। आपको पता है हमने पीछे यूनानी आक्रमण पढ़े हैं जिसमें सिकंदर महान इंपॉर्टेंट थे। जबकि यहां लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माता था। उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसमें बिहार, नेपाल, उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन शामिल था। यानी ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था भाई? शासन था। सॉरी, आपका साम्राज्य था। क्लियर? उत्तर पश्चिमी से शुरू होता है, लगभग बोल सकते हैं तो अफगानिस्तान से शुरू होकर बिहार, नेपाल और कहां तक जा रहा है? बिहार, नेपाल, फिर नीचे दक्कन तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? दक्कन तक जा रहा है। ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? शासन था। सॉरी, साम्राज्य था। क्लियर? आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। याद रखना, पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं। पटना नाम किसने दिया था? और पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? राजधानी को किसने बनाया था? हमने पहले आपको बताया था जब हम महाजनपदों में से आपका पीछे करते थे बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद। क्लियर? तो देखना जरा क्लास का नोट्स देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पर्वत जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है, कौन सा पर्वत? गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। याद रखना, सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और जिसका पहली बार जीर्णोद्धार है ना, रियलाइजेशन जीर्णोद्धार किसने करवाया था? आपका शासक रुद्रदामन ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील तो बनाई थी, बट उसको जो है जिसका जीर्णोद्धार या रियलाइजेशन बोल सकते हैं किसके द्वारा करवाया गया था? उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था रुद्रदामन के द्वारा, जिसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है ना? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख है किसका? रुद्रदामन का। कहने का मतलब है कि रुद्रदामन ने ही जूनागढ़ अभिलेख में जो है इस चीज को आपका अंकित करवाया होगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, याद रखना कहां का शासक था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्लियर हुई बात? अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व यूनानी शासक सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में होती है। यहां से वापस जाने के बाद, और ये डेट दे रखी है 305 ईसा पूर्व में यूनान का ही शासक, वो भी यूनान का था, ये भी यूनान का है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर क्या किया था? आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत हुआ करता था। कौन? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। मैं आपको यही बता रहा था
कि मेगास्थनीज की जो इंडिका लिखी गई थी वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनान का शासक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व में। और यहां पर एक चीज और है, ये भी याद रखना कि इनकी जो पुस्तक है इंडिका, इसीलिए चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश की जानकारी हमें उसमें मिलती है क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा। क्लियर? 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन भी करवाया था। प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया था। इस संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में बंट गया था। मैंने आपको बताया था जब मैं बौद्ध धर्म जैन धर्म बता रहा था कि जैन महासंगीति 2 महत्वपूर्ण थी और बौद्ध महासंगीति 4 महत्वपूर्ण थी। तो पहली महासंगीति जो जैन की होती है वो किसके शासनकाल में होती है? पहली जो फर्स्ट आपका जैन कॉन्फ्रेंस होती है चंद्रगुप्त मौर्य के 2 शाखाओं में बंट जाता है। कौन? जैनिज्म, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, है ना? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? श्वेतांबर के लीडर कौन थे? दिगंबर के लीडर कौन थे? लास्ट क्लास में जाके देखें आप लोग, मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। ठीक है ना? जैन धर्म के में जो जब ये 2 पार्टीशन हो जाते हैं, इसके बाद कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं जहां 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। क्लियर? कब? 298 ईसा पूर्व। इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था। ठीक है? ये जैन धर्म का फॉलोअर था, अनुयायी था, इसीलिए इसके शासनकाल में ये क्या होता है भाई? बोलो, पहले महासंगीति आयोजित करवाई। क्लियर बात? तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर? चले फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब इनके जो बेटे हैं बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है? कौन? बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार मौर्य वंश या मौर्य युग के दूसरे शासक होते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रकेट्स या अमित्रघात कहा। यूनानियों ने क्या नाम दिया? अमित्रकेट्स या अमित्रघात कहा। याद रखना, पीछे मैंने चंद्रगुप्त का भी बताया था, याद रखेंगे। अमित्रघात यूनानियों ने कहा है किसको? बिंदुसार को, जिसका तात्पर्य होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी जो भी शत्रु हैं उनको मारने वाला अमित्रघात। ये किसकी देन है? यूनानियों की। ये आप याद रखेंगे। बिंदुसार के कुछ और प्रचलित नाम हैं, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, किताबों में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने ये लिखे हैं। अमित्रकेट्स यूनानी ग्रंथ में कहा जाता है, अमित्रकेट्स ऊपर लिखा हमने। अमित्रघात संस्कृत में शत्रुओं की हत्या करने वाला है। और एक है सिंहसेन, जैन धर्म में क्या कहा जाता है? सिंहसेन कहा जाता है। जैन धर्म में क्या कहा जाता है? सिंहसेन कहा। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, अमित्रकेट्स तो हो गया यूनानी ग्रंथ, अमित्रघात हो गया है संस्कृत में नाम, शत्रुओं की हत्या, तो संस्कृत में क्या? अमित्रघात। और सिंहसेन हो गया क्या? जैन ग्रंथ। क्लियर? बिंदुसार आजीविक संप्रदाय को मानता था, भाग्यवादी संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय को मानता था। आप जरा ढूंढे आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये मैं बता चुका हूं आप, ठीक है। तो आजीविक यानी भाग्यवादी संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक, क्या? पिंगलवास नामक एक भविष्य वक्ता था जो भविष्यवाणी करता था। उसका नाम क्या था? पिंगलवास। क्या नाम था? पिंगलवास था, जो आजीविक संप्रदाय से संबंध था। जिसका संबंध किससे था? आजीविक संप्रदाय से।
ये भविष्यवाणी करता था, मैं बता रहा हूं नहीं, भाग्य पर निर्भर करता था। और ये जो संप्रदाय ये भाग्य पर डिपेंड था, ये भाग्य को मानता था। ये मानता था कि भाई जो भाग्य में लिखा होगा वो अवश्य मिलेगा, अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है। सीरिया के शासक एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। पीछे हमने पढ़ा था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? सेलुकेशस निकेटर ने किसको भेजा था? चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। सेलुकेस निकेटर ने किसको भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। वहीं यूनान के सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेज दिया? बोलो, किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। क्लियर? ये नाम भी आपको याद रखना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, ठीक है, मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था। जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे आगे, मिस्र के शासक है ना, मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को अशोक के राज दरबार में भेजा। ठीक है, नाम भी बड़े अटपटे हैं, आप याद रखना। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हो जाती है और इसके बाद अगला शासक बनता है मौर्य काल का अशोक। बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक। ठीक है, अशोक अपने बोल सकते हैं मौर्य युग, ठीक है ना, अशोक के शासनकाल में बहुत बोले तो कुछ शिलालेख, कुछ आपका स्तंभ लेख, कुछ लघु शिलालेख, बहुत सारे उत्कीर्ण किए गए, बहुत सारे लिखवाए गए थे। अभी हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे और जिनकी जानकारी हमें मौर्य युग के बारे में मिलती है, अशोक के बारे में मिलती है कि इन शिलालेखों में, इन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया, ठीक है, कौन कौन सी लिपियां प्रचलित थी। तो याद रखने, ये अशोक के जो लेख, अभिलेख, शिलालेख, ठीक है, यहां पर दो इंपॉर्टेंट लिपि प्रचलित हुआ करती थी। एक ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि, दोनों में लिखे गए हैं लेख, ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ करता। तो अशोक की बात करें तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था, ठीक है, अशोक का। और इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के बारे में जानकारी उपलब्ध जो करवाए, मास्की अभिलेख, अशोक वर्धन के द्वारा। मास्की अभिलेख में इसको क्या कहा गया? अशोक वर्धन, ठीक है। गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, देवानाम प्रियदस्ती, देवों में जो प्रिय है, ठीक है, तो देवानाम प्रियदस्ती कहा गया। तो इन दो से हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ, मैं भी बता रहा था। मौर्य युग में चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के बाद तीसरा महान शासक उभर कर आया अशोक। जो अशोक सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, सभी शासक सबसे महान शासक होता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन के में अत्यंत क्रूर था, ठीक है ना, क्रूर था। क्रूर का मतलब क्या होता है? कट्टर, ठीक है, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा कट्टरवादी था अपने प्रारंभिक जीवन में। बट अपने 99 क्यों क्रूर था? देखो यहां याद रखना कि अपने जो 99 भाई हुआ करते थे, जो हमने पहले बिंदुसार की बात की, ठीक है ना, बिंदुसार का ही पुत्र था, ठीक है, पीछे हमने बात की थी ना, किसकी बात की थी? बिंदुसार। तो बिंदुसार का ही तो पुत्र था ये बिंदुसार, तो बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि 99 भाई हुआ करते थे किसकी? अशोक। वैसे तो टोटल 101 थे, ठीक है, 101 थे, लेकिन इनमें से 99 भाइयों की हत्या करने वाला कौन था? अशोक था।
99 भाइयों की हत्या करने वाला कौन था? अशोक था। और 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक को क्या मिली थी? राजगद्दी मिली थी। इसे किंवदंती मानते हैं लोग। क्या मानते हैं? इतिहासकार इसे किंवदंती मानते हैं कि 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक ने राजगद्दी ली थी। याद रखने, अशोक ने क्या ली थी भाई? राजगद्दी ली थी 99 भाइयों की हत्या करने के बाद। लेकिन एक भाई इसका था तिस्सा। कौन सा था? तिस्सा, जिसकी इसने हत्या नहीं की। एक भाई का नाम क्या था? तिस्सा, जिसकी इसने हत्या नहीं की। याद रखिए, बाकी 99 भाइयों की इसने जो है क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इतनी बात समझ में? लेकिन तिस्सा को इसने छोड़ दिया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार पत्नी देवी बितिसा के श्रेष्ठी की पुत्री हुआ करती थी। जो पत्नी थी वो बितिसा की श्रेष्ठी की पुत्री हुआ करती थी। अशोक की प्रथम पत्नी के रूप में जानी जाती है। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ। यानी अशोक के दो बेटे, एक तो महेंद्र और एक क्या था? संघमित्रा। ठीक है ना? एक तो महेंद्र और एक कौन था? संघमित्रा, जो पत्नी देवी थे। ठीक है ना? जो अशोक की प्रथम पत्नी थी, उनसे उत्पन्न हुए या उनसे पैदा हुए। तो महेंद्र और संघमित्रा, याद रखना। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावादन में अशोक की एक और पत्नी तिष्यरक्षिता के बारे में भी उल्लेख मिलता है। यानी बौद्ध धर्म में अशोक की, बौद्ध धर्म क्या है? दिव्यवादान में जो है अशोक की एक पत्नी है तिष्यरक्षिता का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? तिष्यरक्षिता का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन यानी अवंती तथा तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। ठीक है? जब इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, तो राज्याभिषेक यानी जब एक गद्दी पर नहीं बैठा था, उससे पहले ये कहां का शासक हुआ करता था? उज्जैन, जिसको अवंती बोलते हैं, और तक्षशिला का प्रांतीय शासक हुआ करता था। अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। शिलाओं पर यानी पत्थरों पर संदेश खुदवाने का काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। याद रखना, किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। दो पुत्र याद रखेंगे, पहली पत्नी से दो पुत्र हुए, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है? पहली पत्नी से, और बौद्ध धर्म में एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है, तिष्यरक्षिता। ठीक है ना? ये भी अशोक की पत्नी थी, तिष्यरक्षिता। याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृहयुद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक जो राज्याभिषेक हुआ 269 यानी 269 ईसा पूर्व में हुआ। एक्चुअल में गद्दी तो इसको 273 ईसा पूर्व में मिल गई थी। गद्दी 273 ईसा पूर्व में मिल गई थी, लेकिन फिर कुछ गृह युद्ध के कारण ये पूर्ण रूप से गद्दी पर विराजमान नहीं हो पाए, और फिर वास्तविक रूप से 4 साल के बाद इन्होंने जो है गद्दी पर बैठे हैं 269 ईसा पूर्व में। कब? 269 ईसा पूर्व में जो है ये पूर्ण रूप से राज्याभिषेक इन्होंने अपना वास्तविक रूप से करवाया। ठीक है? चलते हैं कुछ अशोककालीन अभिलेख, उनके बारे में पढ़ते हैं। अशोककालीन अभिलेख या अशोक के कुछ अभिलेख। ठीक है? शिलाखंड पहाड़ों को काटकर शिलाखंड या शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंड को समतल करके उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी जो शिलालेख है, बड़े बड़े पत्थरों को काटकर उनको प्लेन करवा के उस पर जो है उत्कीर्ण किए जाते थे। जैसे गुर्जरा, मास्की, नैटूर, उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। यानी ये जो अभिलेख है, इन पर अशोक का एक्चुअल वास्तविक नाम मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवाना प्रिय यानी देवों का जो प्यारा हो, मैंने अभी बताया था, या फिर उसकी उपाधियों के रूप में विवरण मिलता है।
ये 4-5 अभिलेख ऐसे हैं जिन पर सिर्फ अशोक लिखा गया, यानी अशोक का नाम वर्णित है, जबकि अन्य जो अभिलेख है उसमें उनके उपनाम या फिर उनके जो है क्या उपाधि के रूप में वो मिलेंगे, या फिर उनकी उपाधि लिखी गई है। क्लियर? शिलालेखों की बात करेंगे तो 14 इंपॉर्टेंट शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। शिलालेख कितने? 14, ठीक है ना। और जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए, कितने? 8 जगहों से ये प्राप्त किए गए हैं। इन स्थानों का नाम इस प्रकार है। जहां जहां से ये 14 अभिलेख मिले हैं वो 8 जगह, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला लिखा मिला शाहबाजगढ़ी। ये शाहबाजगढ़ी कहां है? पेशावर जिले में। याद रखना, अशोक का जो पहला शिलालेख में कहा गया है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, ठीक है ना। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। एक वर्ड तो ये कहा, 3 इंपॉर्टेंट बातें कही गई। किसमें? प्रथम शिलालेख। किसमें कही गई? प्रथम शिलालेख। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। पशु बलि पर प्रतिबंध कर दिया। पशु बलि पर रोक लगा दी गई। वन्य जीव को संरक्षण दिया जाए, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट बातों का वर्णन किया गया। किसमें? प्रथम शिलालेख, ठीक है। तो शाहबाजगढ़ी कहां से प्राप्त हुआ? शाहबाजगढ़ी कहां है? पेशावर जिले में स्थित है। यहां से भी अशोक का शिलालेख मिला। मानसेरा यहां से मिला है, हजारा जिले में स्थित है मानसेरा। कालसी उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून में। याद रखना, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कालसी, ठीक है। तो कालसी उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। यहां से भी अशोक का शिलालेख है, प्राप्त हुआ। गिरनार, ठीक है ना। गिरनार जो पर्वत मैंने बताया था, ठीक है। तो गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ियां हैं। यहां से भी अशोक के शिलालेख मिले हैं। धौली उड़ीसा के पूर्वी जिले में स्थित गांव है। यहां से भी अशोक के शिलालेख मिले हैं। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। यहां से भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आरावुडी आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में स्थित है। यहां से भी प्राप्त हुए हैं। सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के ठाणे जिले में स्थित है। यहां से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऊपर धौली तथा जौगढ़ शिलालेखों पर 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख लिखवाए गए थे या लेख खुदे हुए हैं, ठीक है ना, जिन्हें पृथक कलिंग आपका प्रज्ञापन कहा गया। जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया। क्लियर? 12वें, 13वें, 11वें, 12वें और 13वें। यहां याद रखना कि अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। किसमें? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जबकि 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा बार बार वर्णित है। 14वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा का बार बार उल्लेख किया गया है। ये याद रखना। 13वें शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का वर्णन पूछा जाएगा कि बताओ अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो आप लिखेंगे अशोक के 13वें शिलालेख में। और 14वें शिलालेख में क्या कहा कि धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा दी गई है। वो भी बार बार कहा गया। क्लियर? नोट करके लिखा नीचे। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां। कौन सा है? 7वां शिलालेख है, जो किसके बारे में? मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे, 7वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक का, जो क्या कह रहा है? मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 14 शिलालेख थे ये हमें 8 विभिन्न जगहों से प्राप्त हुए हैं। जिसमें पहला इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा 3 बातें पहले में कही है। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद पशु बलि के साथ साथ और क्या कह रखा है यहां पर? संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। वन्य जीव को संरक्षण प्रदान किया गया। वन्य जीव को क्या? संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्लियर? और जबकि 13वें पे क्या लिखा गया है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया।
ये भी याद रखना। 14वें में लिखा है मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण, ठीक है, को बार बार प्रदर्शित किया गया है या बार बार उसकी प्रेरणा वर्णित के मस्तिष्क एवं आत्मा पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण। तो ये 14 शिलालेख 8 स्थानों से हमें मिले। क्लियर। तो आज मैं अभी ये क्लास यहीं पर एंड करता हूं, समाप्त करता हूं। अभी हम कुछ लघु लेख, कुछ स्तंभ लेख पढ़ेंगे। क्लियर। तो जितना इस क्लास में आपको पढ़ा है, अब यह सूप पूरा नहीं हुआ, उसको आप नोट डाउन करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.